Hello everyone. I, Dr. Pooja Chawla, professor at ISF College of Pharmacy, Moga, welcome you all for the dialogue series conducted by IQAC IIC cell of ISF College of Pharmacy. Today we have Dr. Munendra Mohan Varshney as our speaker today, and the topic for Dr. Munendra Varshney is concept of drug design. I take the opportunity to introduce Dr. Munendra Mohan Varshney. Currently he's serving as professor and dean student welfare at RKGIT, Department of Pharmacy, Ghaziabad. Dr. Varshney has 17 years of experience in teaching and research. He has 6 books and book chapters to his credit. Dr. Varshney is an active researcher and academician and a very good person. I know him personally. Currently, he is guiding 2 PhD scholars and he has guided more than 5 MPharm research scholars. So, without taking much time, now I'll switch over to Dr. Varshney and I welcome you, sir, and thank you so much for accepting our invitation on such a short notice. And I know that this is very crucial time for all the teaching fraternity. Thank you so much, sir, for accepting my invitation. Over to you, sir. Thank you so much, ma'am, for giving me a great opportunity in ISF Moga for delivering a talk on the concept of drug design. I also thanks Director sir, Dr. GT Gupta sir. मैंने उनको काफ़ी सुना है और मैं काफ़ी एक तरीके से फैन ही हूँ उनका। मैंने काफ़ी उनको सुना है, काफ़ी लेक्चर्स अटेंड भी किए हैं, ऑनलाइन मोड पर किए थे तो कोविड के समय में। तो एक अपॉर्चुनिटी मिली थी सर से इंटरेक्ट करने के लिए। और पूजा मैम आपसे तो पहले से ही एक बहुत अच्छा रिलेशन रहा है और साथ में काम भी किया है, तो ये मेरे लिए ग्रेट अपॉर्चुनिटी है इसको डिलीवर करने की। तो मैं इसको लेक्चर को मैम स्टार्ट करूँ कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रग डिजाइन। जी जी ओके, थैंक यू मैम। So topic is the concept of drug design. So what is the introduction? पहले तो इस पे आते हैं कि introduction क्या है, why we are needing for the drug design. तो drug design का concept को हम क्यों लेकर आए, क्योंकि पहले ड्रग ये इट इज़ ए पार्ट ऑफ द ड्रग डिस्कवरी। तो ड्रग डिस्कवरी का पहले पार्ट था, ड्रग डिजाइन को थोड़ा सा बाद में इसको कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन के रूप में लाए गए, लेकिन ड्रग डिस्कवरी का पार्ट होते हुए इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस आज के समय में है। तो वाई इट इज़ नीडेड, तो पहला तो है कि टू आइडेंटिफाई द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मॉलिक्यूल्स। तो ये एक्टिव मॉलिक्यूल्स कहाँ से हो सकते हैं? ये हो सकते हैं आपका ट्रेडिशनल रेमेडीज़। तो ट्रेडिशनल रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं? जैसे फॉर एग्जांपल जो पुरानी रेमेडीज़ चली आ रही हैं उनके मॉलिक्यूल्स जो एक्टिव है, एक फार्माकोलॉजिकल एक्टिव मॉलिक्यूल है, बायोलॉजिकल एक्टिव मॉलिक्यूल्स है, उनको आइडेंटिफाई करना। सेकेंड वन इज द स्क्रीनडिपिटस डिस्कवरी। ये इस तरह की डिस्कवरी थी, फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी, बाई चांस डिस्कवरी थी, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में डिस्कवर किया था। एक्चुअली इन्होंने इसको डिस्कवर नहीं किया था, पेनिसिलिन को का जो एक मोल्ड था उस मोल्ड के चारों तरफ एक ग्रोथ नहीं पाई गई थी, वो उन्होंने देखा था जब वो घर से वापस आए। तो ये किस तरह की डिस्कवरी थी, जब उन्होंने देखा कि इसका कोई एक एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल जो है वो अटेम्प्ट है, एक इसका एक्शन है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, तो उस एक्शन के आधार पर उसकी एक डिस्कवरी हुई। तो ये मॉलिक्यूल जो मिला वो मॉलिक्यूल मिला है बाई चांस डिस्कवरी या एक्सीडेंटल डिस्कवरी से। तो पर्पस क्या है? पर्पस एक है टू मेक द इफेक्टिव ड्रग मॉलिक्यूल, टू डिक्रीज द साइड इफेक्ट्स एंड टू इंक्रीज द पोटेंसी ऑफ द मॉलिक्यूल। सो दैट इज वाई द ड्रग डिजाइन इज रिक्वायर्ड। नाउ व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रग डिजाइन? तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या? इट इज ए इन्वेंटिव प्रोसेस, नो डाउट. So for the newer medicinal agents, for the knowledge of the biological target, there are two factors in the drug design. One is the biological target and another is the design of the molecule. So biological target
क्या है, वो बायोलॉजिकल टारगेट वेयर द ड्रग और वेयर द लिगेंड्स और लीड मॉलिक्यूल्स इज एक्ट ऑन द टारगेट, जिसको हम रिसेप्टर कहते हैं, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं। सेकेंड कॉन्सेप्ट है इसका डिजाइनिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब डिजाइनिंग ऑफ द मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल्स वो कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, न्यूअर भी हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, वो एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम डिजाइनिंग करना, उनको और बेहतर बनाना और अच्छा उसको इफेक्टिव बनाना, ये हमारा मेन पर्पज होता है ड्रग डिजाइनिंग। नाउ सो व्हाई वी आर डूइंग द ड्रग डिजाइनिंग बियॉन्ड द ड्रग डिस्कवरी स्टेप्स। तो ड्रग डिस्कवरी स्टेप्स जो है वो क्या है, वो देखो ड्रग डिस्कवरी स्टेप्स में सबसे पहला ड्रग डिस्कवरी आता है, उसमें आपका ड्रग डिजाइनिंग भी आता है। तो ये इसका जो ड्यूरेशन है वो 4 to 5 ईयर्स तक रहता है, वो एक्सटेंड भी कर जाता है। सेकेंड स्टेप आता है प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट। अब ये प्री क्लिनिकल डेवलपमेंट क्या है, एनिमल स्टडीज वगैरह होंगे, उसको भी 3 to 4 ईयर्स लग जाते हैं। थर्ड वन इज द क्लिनिकल डेवलपमेंट, ये US FDA और इनके अप्रूवल्स लेने में 7 to 8 ईयर्स लग जाते हैं। एंड देन आफ्टर क्लिनिकल डेवलपमेंट मीन्स ये आपका क्लिनिकल ट्रायल्स में आपका 7 ईयर्स लग जाते हैं, फिर रेगुलेटरी अप्रूवल्स के लिए 1 to 2 ईयर्स लग जाते हैं। तो टोटल जो टाइमिंग है ड्रग डिस्कवरी का, वो आप यू कैन सी हियर टाइमिंग आपका 15 to 16 ईयर्स ईजिली एक मॉलिक्यूल्स को मार्केट में आने के लिए लग जाते हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ये मॉलिक्यूल्स मार्केट में आने में 15 to 16 ईयर्स लग गए। तो ड्रग डिस्कवरी का स्टेप से तो ऐसा स्टेप जिसमें कि एक मॉलिक्यूल्स को बनाए गए 100 मॉलिक्यूल्स, लेकिन आते आते इसको मार्केट में 16 to 17 ईयर्स लग जाए। तो वहाँ पर क्या है, एक तो ये कॉस्ट इफेक्टिव बहुत हो गया, दूसरा टाइम टेकन हो गया, एनिमल स्टडीज में एनिमल्स का कंजप्शन हो गया, मैन पावर हो गई। तो इससे सारे स्टेप्स को लगने में इतना टाइम लग गया। तो इसको ड्रग डिस्कवरी के स्टेप्स को इजी बनाने के लिए हमारे पास जो है एक ही रास्ता है, वो है ड्रग डिजाइन। ड्रग डिजाइन जिससे कि हम ऐसे बायोफार्मास्यूटिकल्स मॉलिक्यूल्स को डिजाइन करें जो इफेक्टिव हो, ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव हो, कम से कम साइड इफेक्ट हो, पोटेंसी ज़्यादा से ज़्यादा हो। सो व्हाई आर द ड्रग डिजाइनिंग? So drug designing is the systemic planning to discover the new molecule from the unknown to known source. We don't know the sources, okay, and after that we properly have the knowledge of the sources of the newer molecules. या फिर second one is the approach, or we have the target, the novel drug molecules synthesis. तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम बनाएं जो कि नोवल हो। नोवल मीन्स बिल्कुल नया मॉलिक्यूल हो, जो एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन वो उसको हम बिल्कुल नोवल तरीके से इसको बनाया जाए। तो दैट इज द नोवल ड्रग्स। तो दिस इज व्हाई द ड्रग डिजाइनिंग इज रिक्वायर्ड इनटू द मेडिसिनल केमिस्ट्री। अब उसके लिए टारगेट सिलेक्शन होगा, प्रोटीन्स, एंजाइम्स एक्सेट्रा। टारगेट सिलेक्शन आपका क्या होता है, द रिसेप्टर सिलेक्शन, target site selection. So what are the targets? That these targets may be proteins, enzymes. Proteins, they may be macromolecules, they may be receptors, okay, they may be different types of the receptors. Enzymes, for example, some of the enzymes which are responsible for the one activity to the second activity. So block the activity or initiate the activity, the responsible enzyme, either it can be potentiate or it can be either restricted by the drug. So that is the target selection. Second one is the lead of the finding. So lead finding means ligands and finding of the leads. So ligand is the drug molecules, वो ड्रग मॉलिक्यूल्स ही होगा, मेडिसिन होगा, कोई भी एक ग्रुप ऑफ एटम्स होगा, एंड फाइंडिंग ऑफ द लीड्स। तो फाइंडिंग ऑफ द लीड, ऐसी लीड को फाइंडिंग किया जाए किसी भी प्रॉपर मेथड से, चाहे वो नेचुरल मेथड हो, चाहे वो सिंथेटिक मेथड हो,
जिससे कि हमें एक ऐसा लीड मिले जो कि टारगेट सिलेक्शन पर, टारगेट साइट पर जाकर एक्ट करे। थर्ड इम्पोर्टेंट स्टेप इसी में आता है लीड ऑप्टिमाइजेशन। विदाउट ऑप्टिमाइजेशन, लीड ऑप्टिमाइजेशन, वी कैन नॉट फाइंड द पोटेंसी ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल्स और लिगेंड्स। तो उसके लिए QSAR स्टडी होती है, चाहे वो 2D QSAR हो, 3D QSAR हो, तो 4D 5D भी है। सेलेक्टिविटी ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल, प्रॉपरली सेलेक्टिव होना चाहिए ड्रग मॉलिक्यूल। मेटाबॉलिक स्टेबिलिटी होना चाहिए टू इंक्रीज द potency of the compound and to decrease the side effect of the compounds or newer molecules. Next is the purpose of the drug design. What is the purpose and why we are taking the step for the drug design? So one is the improve the selectivity of the action, means biological action, improve the biological action. Second one, to improve the ADME, absorption, distribution, metabolism, excretion profile. Third one is the desirable property. So we have to, our aim is to target or achieve the desirable property of the lead compounds in the terms of the potency, toxicity, reduce the toxicity and increase the specificity of the compounds. Another thing is that to obtain the marketable or alternative drugs. तो ये एक बहुत बड़ा एग्जिस्टिंग ड्रग मॉलिक्यूल है जो कि मार्केट में है अवेलेबल, एंड द पेशेंट्स आर दे आर टेकिंग एज ए फॉर्म ऑफ द मेडिसिन, बट द साइड इफेक्ट्स आर शोइंग बाय द पेशेंट्स। सो these are the side effects are very crucial if the patients are complaining about the any medicines which are available into the market. So the alternative drug must be there. So why, what are the steps with the taking of the drug design? So we can alternate that existing drug into the newer drugs which improve all the qualities of the drugs. Next is the reduce the cost of the bulk production. ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है कि अगर मान लो कोई भी ड्रग अगर अवेलेबल है और उसका एक बल्क निकलता है, उसमें उसका कंजप्शन होता है, एक डिज़ायरेबल अमाउंट खर्च होता है एक बल्क ड्रग को बनाने के लिए, अगर वही उसी में अगर साइड इफेक्ट ज़्यादा शो हो, पेशेंट कॉम्प्लाइंस ज़्यादा आए, तो उसके लिए उसको कम करने के लिए ड्रग डिज़ाइन बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसको हम रिड्यूस कर सकते हैं कॉस्ट को, ऐसे कॉस्ट को कि जो कि इम्पोर्टेंट ड्रग्स को ही अकॉर्डिंग टू द CADD कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन हम ऐसी ड्रग्स को बना पाएँ लेबोरेटरी में जिसको बनाने का इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है टू रिड्यूस द कॉस्ट रिडक्शन होना चाहिए उसका, और एक डिज़ायरेबल एक सेलेक्टिव नोबल ड्रग्स जो है वो मार्केट में होना चाहिए जिसका कि साइड इफेक्ट कम हो, पोटेंसी ज़्यादा हो। So before going to the another features of the drug design, so we have to understand what are the leads and what are the pharmacophore. So lead और pharmacophore दोनों ही टर्म्स ऐसी हैं जो बार बार रिपीट होती हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री में। तो लीड इज व्हाट? तो लीड एक ऐसा ग्रुप होता है, एक ऐसा ग्रुप होता है दैट हैज़ द बायोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। इसकी बायोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी ज़रूर होती है, बट इसका फ्यूचर अल्टरेशन पॉसिबल होता है। तो वी कैन मेक द बेटर ऑफ द कंपाउंड, दैट इज द लीड। उसको हम फ्यूचर में डेवलप कर सकते हैं। तो दिस इज द लीड। एंड व्हाट इज फार्माकोफोर? फार्माकोफोर वो एक एटम्स का ग्रुप है, वो ग्रुप फंक्शनल ग्रुप्स का एक ग्रुप होता है विच आर रेस्पॉन्सिबल टू अटैच विद द रिसेप्टर बाइंडिंग। तो रिसेप्टर से बाइंडिंग पे जो फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होते हैं किसी भी स्ट्रक्चर पर, वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो दीज आर द फार्माकोफोर। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल मैंने दिया मॉर्फिन का इधर, तो इधर आप यू कैन सी हियर द नाइट्रोजन पर, ये जो नाइट्रोजन पर CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो अगर हम ये दिस इज द इम्पोर्टेंट एंड इट इज द रेस्पॉन्सिबल फॉर द सोलेबिलिटी। If we change this CH3 group with the another
functional group, the solubility will affect. So this is the pharmacophoric functional group. So tertiary alkyl amine is here, and we cannot change tertiary alkyl amine into the secondary or primary, because अगर हम इसको ऐसा करेंगे तो इसकी activity will definitely be reduced in terms of the factors, reduce the factors. So these are the pharmacophoric groups, and this is the simultaneous or एक comprehensive terms में इसको हम कहते हैं pharmacophore. Next is the drug discovery cycle. What is the drug discovery cycle? So you can, अगर हम यहाँ से देखें बिल्कुल, तो structural characterization of protein ligand complex, then go to the design and go to the chemical synthesis after that, and then go to the high throughput screening, in vitro analysis, then go to the secondary assay, counter screen, bioavailability, toxicity, metabolism, etc. Then the clinical candidates will be find out after that the total process, or either the lead compounds and SAR, QSAR study. So we can find indirectly with the design of the molecule, then after the go on to the secondary assay or screening of the compound, then after clinically a suitable candidate will be find out after the total process. So this is the a short cycle of the drug discovery. Now the features, what are the features of the drug designs? So as we know that it is an innovative process of finding the new drug molecule. It is an innovative process. अब वो innovative process किसी से भी हो सकता है, चाहे existing drug से हो, चाहे natural compound के lead से हो, किसी से भी हो सकता है, suitable हो जिससे जो हम research करना चाहते हैं. Second one, most of the organic compounds होते हैं, जितने भी मेडिसिनल एजेंट्स हैं वो मोस्टली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा तो उसके सारे फीचर्स होंगे, स्टेरिक फीचर भी होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फीचर भी होगा, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी होगी. सो दैट अफेक्ट द एक्टिवेशन एंड इनिबिशन ऑफ द एक्टिविटी. आइदर इट विल एक्टिवेट द रिसेप्टर और आइदर इट विल इनएक्टिवेट द रिसेप्टर. So basically the organic molecules having all the properties in terms of the organic characteristic features, physicochemical parameters, they show according to their organic behavior. Third one is the computer-aided drug design. All the drug design is now done by the computer-aided drug design, CADD. So which we can find the receptors, ligand receptor complex, or in the form of the X-ray diffraction or NMR studies, etc. Fourth one is the 3D structural information. So we must know the information in the three-dimensional form. पहले 2D भी चलता था, 2D से 3D structural information होना बहुत ज़रूरी है, because three-dimensional X, Y, Z, so we can find out all these things. The information about the receptors, information about the ligands, and the binding, effective binding of the drug and receptor complex. What are the approaches in the drug designing? So first one is the random screening of the synthetic compounds by the natural products or by the bioassay. Natural products plays a very important role into the drug designing, because most of the organ molecules, they are coming from the natural sources, and they show the effective biological or pharmacological activity from these natural sources. For example, aspirin. Aspirin is it is a synthetic compound, but it is coming from the salicylic acid. It is a natural sources coming from the natural source. तो salicylic acid जो आया वो आया natural source से. salicylic acid का जो acetylation किया तो बना aspirin, acetyl salicylic acid. So important
वेरी इंपॉर्टेंट प्ले रोल ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट। पैक्लीटैक्सल, पैक्लीटैक्सल क्या है? वो एंटी कैंसर ड्रग है। इट इज ए नेचुरल कंपाउंड। सो मोस्ट ऑफ द curcumin, most of the compounds which are occurs into the nature, and we find out from the natural sources, and now we are making the better compounds in the laboratory. So basic जो things है वो हमारा नेचुरल प्रोडक्ट है। नेचुरल प्रोडक्ट से हमारे जो बहुत सारे लीड कंपाउंड्स हैं वो नेचुरल प्रोडक्ट से ही आए हैं। नेक्स्ट होता है इसका ड्रग डिस्कवरी बाय द मेटाबॉलिक स्टडी। अब मेटाबॉलिक स्टडी क्या है? फॉर एग्जांपल ये आपका डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज से ट्राईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज बनता है। अब बीच में एक एंजाइम इसके रेस्पॉन्सिबल है, वो है फोलेट रिडक्टेज एंजाइम। So it is a metabolic changes of the dihydrofolate reductase to trihydrofolate reductase. So we are means our aim to reduce the effect of the folate reductase enzyme. So this is the metabolic target. तो एक लीड मॉलिक्यूल हमारा मेटाबॉलिक टारगेट से भी आता है। तो बहुत सारे हमारे जो लीड मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे एंजाइम पर, मेटाबॉलिक टारगेट पर ही अफेक्ट करते हैं। तो जो हमारे फॉर एग्जांपल एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर्स, तो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर्स, तो एस्ट्रेज क्या है? वो एंजाइम है, एसिटाइल कोलिन का एंजाइम पर इफेक्ट है। तो दैट इज वाई इट इज कॉल्ड द एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर्स। तो वो लीड कंपाउंड कहाँ से आया? वो लीड कंपाउंड एक एंजाइम से आया। थर्ड वन इज द ड्रग डिस्कवरी बाय द नोवल प्रिपरेशन बेस्ड ऑन द नोन स्ट्रक्चर एंड नेचुरल सब्सटेंस ऑफ प्लांट एनिमल ओरिजिन। वो लीड कंपाउंड से नोवल प्रिपरेशन, हम उससे नोन स्ट्रक्चर हो हमारे पास तो हम उससे बना सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द ड्रग डिस्कवरी बाय द स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ द लीड। ये स्ट्रक्चरल एनालॉग्स क्या है? जो विथ इंक्रीज द बायोलॉजिकल एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चरल एनालॉग्स होते हैं सिमिलर स्ट्रक्चर्स जिनकी कोई ना कोई एक फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, लेकिन हम उसी में चेंजेस करके उसकी एक्टिविटी को फिर से हम जो है वो इम्प्रूव कर देते हैं। तो वो एक जो कंपाउंड है, स्ट्रक्चरल एनालॉग है, वो ए कंपाउंड जो है वो लीड का काम करता है दूसरे स्ट्रक्चर्स के लिए। तो दिस इज द ड्रग डिस्कवरी बाय द स्ट्रक्चर एनालॉग। तो ये भी एक लीड को फाइंड आउट करने का एक तरीका होता है, एक वे होता है। तो इस पर भी वर्क काफ़ी चलता है स्ट्रक्चरल एनालॉग पर। तो इसमें QSAR स्टडी ऐड हो जाती है, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप इसमें ऐड हो जाता है। Now the major important approaches in the drug design are, one is the ligand based drug design, और जिसको हम indirect drug design कहते हैं। तो ये ligand based drug design क्या है? We know the ligand and receptor। तो ligand क्या है? Ligand is the basically drug molecule and receptor is the macromolecule protein। तो लिगेंड का प्रोटीन से जब इंटरेक्शन होता है तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी उसकी शो होती है, एवरीबॉडी नोज दैट। लेकिन ये एक इनडायरेक्ट ड्रग डिजाइन होता है जिसमें हमें लिगेंड के बारे में पता होता है लेकिन हमें प्रोटीन के बारे में या रिसेप्टर के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। तो लिगेंड के बारे में हमें पता है, ड्रग मॉलिक्यूल के बारे में पता है, उसी के बेस पर हम ड्रग्स की डिजाइनिंग करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द ड्रग्स विच आर लिगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइन, इसके लिए टूल्स हैं, अवेलेबल टूल्स हैं। देन वी नो द ड्रग स्ट्रक्चर बट वी डोंट नो द रिसेप्टर्स। सो दिस इज द इनडायरेक्ट ड्रग डिजाइन। अब उसके लिए क्या क्या टूल्स अवेलेबल है, क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट है, वो एक तो है QSAR। अब QSAR 3D QSAR जो हमारा चलता है, क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप 3D QSAR मॉडलिंग जो है। सेकंड होता है हमारा एनालॉग ड्रग डिजाइन जिसमें टॉपलेस मेथड्स भी आते हैं कि एक एनालॉग ड्रग डिजाइन एक फंक्शनल ग्रुप को जोड़ा, फिर सेकंड फंक्शनल ग्रुप को जोड़ा, तो उसकी एक्टिविटी को हमने जो है वो मेज़र किया, उसकी एक्टिविटी को
उसकी एक्टिविटी इंक्रीज हुई, डिक्रीज हुई या इक्विपोटेंट हुई, तो वो आपका इसमें आएगा। कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री, इसमें नंबर ऑफ द कंपाउंड्स को हम बना रहे हैं लेकिन सिलेक्शन कर रहे हैं केवल कुछ ही कंपाउंड्स का। अगर हम 1000 कंपाउंड्स को फॉर्म कर रहे हैं तो वन सिंगल स्टेप में, तो हम उसमें सिलेक्शन कर रहे हैं 10 कंपाउंड्स का। नेचुरल प्रोडक्ट्स एज ए लीड, तो हम लीड को जो है नेचुरल प्रोडक्ट्स से भी लिया जाता है। तो वो लीड क्या है, जैसे हमने एक एग्जांपल बताया था इसका सैलिसिन का, सैलिसिलिक एसिड का, तो वो नेचुरल प्रोडक्ट से आया। पैक्लीटैक्सल है, बहुत सारे एग्जाम्पल एंटी कैंसर ड्रग्स के हैं, एंटी बैक्टीरियल ड्रग्स के हैं, पेनिसिलिन है, तो वो नेचुरल प्रोडक्ट से आया। तो वो एक इनडायरेक्ट ड्रग डिजाइन है, लिगैंड बेस्ड ड्रग डिजाइन कहलाती है। इसी में कुछ टूल्स आते हैं, CADD, कंप्यूटर एडेड ड्रग डिजाइन में कॉम्पा स्टडी आती, कौन सी आती है, कॉम्पेरेटिव मॉलिकुलर फील्ड एनालिसिस, इसमें स्टेरिक फीचर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल्स, उनको जो है वो फाइंड आउट किया जाता है। कॉन्सियस स्टडी होती है, कॉम्पेरेटिव मॉलिकुलर सिमिलरिटी इंडाइसिस एनालिसिस, तो इसमें हाइड्रोफोबिसिटी, हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर्स एंड एक्सेप्टर, ये सारी स्टडी लिगैंड बेस्ड ड्रग डिजाइन में किया जाता है। इसी में पहला पॉइंट आता है QSAR। तो व्हाट इज QSAR? एक्चुअली ड्रग व्हेन इंटरेक्ट विद द रिसेप्टर दैट शो द बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो ये एक बहुत ब्रॉडन टर्म है, एवरीबडी नोज दैट, बट हाउ द मीन्स कितना उस पर इफेक्टिव है, कौन सी ड्रग किसी भी रिसेप्टर पे कितना बाइंड किया, कितने फोर्स के साथ बाइंड किया, ये एक मैथमेटिकल टूल्स है, स्टैटिस्टिकल अप्रोचेस कहलाती है। तो ये एक्टिविटी, इसमें देखिए एक्टिविटीज डायरेक्टली जो प्रोपोर्शनल है वो है फंक्शनल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग मॉलिक्यूल। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ड्रग मॉलिक्यूल, तो उसकी प्रॉपर्टीज भी जो होंगी वो उसकी वही होंगी। फॉर एग्जांपल जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, उसका पार्टीशन कोफिशिएंट होगा, लिपोफिलिसिटी होगी, हाइड्रोफोबिसिटी होगी, तो आयनाइजेशन होगा, तो वो सारी प्रॉपर्टीज जो होंगी वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की, वो ड्रग की होंगी, और उन्हीं को हम डेस्क्रिप्टर्स का नाम देते हैं। तो एक्साइज द डेस्क्रिप्टर्स। तो बेसिकली QSAR क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप इज द स्टैटिस्टिकल अप्रोच और मैथमेटिकल टूल्स, सो वेयर वी कैन फाइंड आउट द how much the drug is bind to the receptor, in which way, in which manner, okay, in which target descriptors results। तो ये QSAR स्टडीज होती है। QSAR 2D QSAR स्टडी भी है, 3D QSAR स्टडीज भी कहलाती है, 4D भी है, 5D भी है। एनालॉग ड्रग डिजाइन, एनालॉग ड्रग डिजाइन क्या है कि ये इसको थोड़ा सा ये वाला एग्जांपल मैंने लिया है। तो एनालॉग ड्रग डिजाइन क्या है, सिमिलर स्ट्रक्चर्स। फॉर एग्जांपल ये डायज़ेपाम है, ये डायज़ेपाम का स्ट्रक्चर है। अब डायज़ेपाम में ये देखिए, इट इज अ 7 साइकिल 2 नाइट्रोजन कंटेनिंग which is bound to the benzene ring, 2 benzene ring. It is the basic structure, basic lead of the diazepam. So अगर आप इसको बायोआइसोस्टेरिन करें, बायोआइसोस्टेरिन कहते हैं कि कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो कि स्ट्रक्चरली सिमिलर हो, ओके, इलेक्ट्रॉनिक फीचर में सिमिलर हो, वो अगर हम उसमें ऐड अप करते हैं तो उसका जो नया मॉलिक्यूल बनता है उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी पहले वाले बायोलॉजिकल एक्टिविटी से अलग होती है। तो ऐसी ड्रग डिजाइन को हम एनालॉग ड्रग डिजाइन कहते हैं। अब डायज़ेपाम इज कन्वर्टेड इनटू द एल्प्राजोलम बिकॉज नाइट्रोजन हैविंग द मेक द साइकिल्स ऑफ द 3 नाइट्रोजन कंटेनिंग ट्राइजीन मॉलिक्यूल ओवर हियर which is attached with this methyl group. So both are the drugs, diazepam and alprazolam, both are the drugs, but their pharmacological action and their potencies are different. So that is why these are called the analog drug design. So these are done by the 2 major modifications. One is the minor modification, so we can done the modification in the minor. For example, if we are modify CS3 group into the C2H5, C3H7,
So we can measure the activity of the compound, we can measure the duration of the compound. So what is the effect on the compounds? It can be measured. So this is the analog drug design. Second one is the lead compound identified as the hormones, neurotransmitter and secondary messenger. So most of the biological जो सिस्टम में हमारे हार्मोन्स हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, सेकेंडरी मैसेंजर हैं, वो एक लीड कंपाउंड की तरह बिहेव करते हैं. अब हार्मोन्स हैं, वो हार्मोन्स लीड है, लीड कंपाउंड्स हैं, लेकिन हमें पता है कि वो जो हार्मोन्स का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है और उससे हम कितने हार्मोन्स को, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है या मिनरलो कॉर्टिकोइड हार्मोन्स को हम सिंथेटिकली प्रिपेयर किया जा सकता है. तो हार्मोन्स बेसिकली जो एक रिंग है, वो रिंग तो ऑलरेडी है, तो वो लीड कंपाउंड की तरह वर्क करेगी. न्यूरोट्रांसमीटर है, एसिटाइलकोलिन है, तो एसिटाइलकोलिन क्या है, नॉन स्ट्रक्चर है एसिटाइलकोलिन का, न्यूरोट्रांसमीटर है, लेकिन वो एक लीड कंपाउंड है. एसिटाइलकोलिन के आपने वर्जन बना लिए, एसिटाइलकोलिन के आपने बहुत सारे डेरिवेटिव्स बना लिए, लेकिन एसिटाइलकोलिन जो है वो लीड कंपाउंड है. तो वो लीड कंपाउंड न्यूरोट्रांसमीटर है. सेकेंडरी मैसेंजर है, वो जितने भी सेकेंडरी मैसेंजर है वो एक लीड कंपाउंड्स की तरह बिहेव करते हैं और हम उनको रेफरेंस लेकर न्यूअर मॉलिक्यूल्स, न्यूअर डेरिवेटिव्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं. तो दिस इज द एनालॉग ड्रग डिजाइन. सो बायोआइसोस्टेरिक रिप्लेसमेंट play the major role into the analog drug design. Another is the homologation. Homologation also important because it increases the lipophilic character of the compound. For example, we are increase the CS2 and CS2. So how much CS2 we can add up? Maximum 8. So that increases the lipophilic character of the compound. If we are increasing into the homologation series CS2, 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 the maximum 8 carbon we can add to improve the lipophilic character of the compound. Okay, so इसका स्टेरिक इसका जो डेस्क्रिप्टर है वो अलग है कि हम लिपोफिलिक कैरेक्टर इसको पाई जिसको हम रेफर करते हैं, तो वो इसका होमोलोगेशन सीरीज से अफेक्ट करता है, बायोलॉजिकल अफेक्ट करता है, इसकी लिपोफिलिक कैरेक्टर पे अफेक्ट करता है, जहाँ पर उसका बॉन्डिंग रिसेप्टर के साथ में वो डिपेंड करता है कि उसकी लिपोफिलिक कैरेक्टर कितना है. तो ये एक एनालॉग ड्रग डिजाइनिंग में आता है. ऑल्ट्रेशन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री. सो मोस्ट ऑफ द ड्रग्स दे आर levorotatory and dextrorotatory, but the one form is active. For example, cetirizine. Cetirizine में levocetirizine is important. It is active, but cetirizine it is toxic. So we can select only levocetirizine, not the enantiomer. We can select only one isomer, levoisomer. So that is the alteration of the stereochemistry. Most of the drugs, they are having, if they are stereoisomers, both forms are available, the dextro and levo. So one is the active and another is the inactive. An inactive form show the toxicity or side effects. So that is why we have to separate out the one isomer to the another isomers. So this is the alteration of stereochemistry. Next is the designing of the fragment of the lead compound. This is for the pharmacophoric group. For example, if we are chlorine atom is attached in the one group, and we can substitute with the chlorine, fluorine, bromine, iodine. Okay, so the pharmacophoric group we can add. Another is the alteration of the interatomic distances in the pharmacophoric group. For example, अगर हमने यहाँ पर CS2 ग्रुप एडअप किया और CS2 ग्रुप एडअप किया तो उसका डिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है, और जहाँ पर इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा तो उस पर रिसेप्टर पर जो बाइंडिंग है, उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी है, वो भी अफेक्ट करती है. तो ये
ऐसा होता है कि अगर हमने बहुत ज़्यादा बल्की ग्रुप भी हो जाता है तो इंटर एटॉमिक डिस्टेंसेस का प्रॉपर होना बहुत इम्पोर्टेंट है टू बाइंडिंग विद द रिसेप्टर्स। इसी में आता है आपका कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री। कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री इज अ वेरी एडवांस टेक्निक इनटू द ड्रग डिजाइन। So we can make a larger number of the compounds than the single step. If we are having the strategy of making the 5,500 compounds, अगर हमारे पास 500 compounds बनाने की कैपेसिटी है, लेकिन 500 compounds फार्माकोलॉजिकल एक्टिव नहीं होंगे, कितने कंपाउंड उसमें होंगे जो कि एक्टिव होंगे? तो ये कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री में हम उनको नंबर ऑफ द कंपाउंड्स को एक सिंगल प्रोसेस में सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक तो कॉस्ट रिडक्शन कम हो रहा है, सेकंड टाइम कंज्यूमिंग जो बहुत लग रहा था वो कम हो रहा है, मैन पावर कम हो रही है और प्रोसेस ईजी है। तो सिंगल प्रोसेस में ए नंबर ऑफ द कंपाउंड्स को बनाना वो हमारा कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री में आता है। अब इसी में कुछ स्टेप्स होते हैं। For example, synthesis of the compounds. A large number of the compounds can be synthesized into the combinatorial chemistry in the single step, and then screening of the suitable candidates. It is not necessary all the compounds are pharmacological active. So, how much compounds in them among all the candidates? The screening is very much important. तो suitable drug candidates which may be pharmacological active can be screen out. Another is the purification of by the जो library है उसको हम purify कर सकते हैं. So purification by the chromatography. These are the steps which are involved into the combinatorial chemistry. Purpose is that to identify the suitable drug formulation candidates which may have the higher potency and accuracy of the drug receptor complexes. Another thing is the natural product as a lead. ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए इसमें जो एक डाटा था वो 1983 से 1994 पे 520 न्यू फार्मास्यूटिकल्स कंपाउंड्स जो है वो अप्रूव किए गए, जिसमें कि 39% नेचुरल प्रोडक्ट थे और 39% में एंटी बैक्टीरियल और एंटी कैंसर एजेंट 60% थे। सो मीन्स यू कैन से कि एक लार्ज जो पॉपुलेशंस है फार्मास्यूटिकल ड्रग की वो हमारी नेचुरल सोर्सेज से ही आ रही है। फिर 1994 से 2000 तक 41 ड्रग्स डराइव की गई केवल और केवल नेचुरल सोर्सेज से। जो सिंथेसिस उसके बाद में सिंथेसिस हुआ तो नेचुरल सोर्सेज से इतना ड्रग को वहाँ से लेकर आना डायरेक्ट नेचुरल सोर्स से, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी आप देखिए कि फिर उसके बाद में 2016 से 2022 तक most of the drugs which are natural products related, anti-cancer, anti-HIV, anti-bacterial and anti-malarial drugs which have been discovered from the natural sources, so act as a lead. And marine bioactive product also included in this category. For example, Taxol है, vinblastine है, vincristine है, tocotectin है, anti-cancer agents है. These are coming from the natural sources and they act as a lead of the compounds. So we can take the references from these compounds, natural lead compounds, and we can synthesize better product into the laboratory. Next is the जो अप्रोच है वो है स्ट्रक्चर बेस्ड ड्रग डिजाइन, और जिसको हम डायरेक्ट ड्रग डिजाइन भी कहते हैं। तो ये डायरेक्ट ड्रग डिजाइन जो है वो रिवर्स है आपका लिगेंड बेस्ड ड्रग डिजाइन से। इसमें हमें जो हमें हमारा रिसेप्टर है, मैक्रोमोलिक्यूल्स है, प्रोटीन्स है, उसका स्ट्रक्चर हमको पता है, लेकिन हमारे पास अभी उसका लिगेंड नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू द
structure based drug design, we find out the structure of the receptors, proteins which are available into the website also. So we can find out by the X-ray crystallography and NMR spectroscopy also. So purpose of the structure based drug design is that high resolution crystal structures of the macromolecular target. Macromolecular target means protein target or where the ligands is bind. And another is the synthesis of high affinity small molecule for enhanced biological activity. So high affinity. So we can make the high affinity compounds which can bind to the receptors for increase the biological activity. So this is the structure based drug design, SBDD. So for this example in which the protein data bank is available into the website PDB. Sir, your voice is not coming. Yes, sir. Okay. So your voice. या मैम वॉइस आ रहा है? Yes, sir. आ रही है, आ रही. Okay, ma'am. So PDB is available into the website, so we can take the many structures, many proteins or target sites is available in the form of the protein data bank into the website. The link is here. So structure based drug design having the molecular modeling where the docking is the very much important features. So where docking is it is a tool of the drug and receptors interaction where the drug is interact with the receptor in which site of the receptor target site. So this is the example. So you can see here it is the ligand or drug molecule which is bind to the receptor protein site where we can see here in the 3D formations. So after that we can make the docking score. So docking score having the binding free energy with the intermolecular interaction with the ligand and target. So the binding free energy with the kinetic energy simulation of the score is find out from the formula. So these are the docking score where we have the binding affinity. So most of the negative results means kinetic energy उतना ही कम होगा उसका. So we can find out the most suitable candidate from the negative means minus most of the minus values. So another is a computer drug design where hit identification can use for the structure based drug design and ligand based drug design, also for the QSAR study and lead optimization for the maintaining of the affinity of the compounds. And another is the rational drug design also is important for the development of the medications which is based on the structure and function of the target molecules. So example of the rational drug design is for example serotonin. It is an example of the serotonin. So serotonin is the anti-inflammatory mediator of the inflammation, and it is used as a lead and make the indomethacin, which is the anti-inflammatory drug. So this is the rational drug design where we can use as a lead of the mediator drugs. And the software where they are used, many software which are used in the drug design, drug discovery studio, material studio, Accord Prime, Jaguar. These are the SBDD structure based drug design, Glide, Macro, Model, Autodoc, Ergus Lab. They are used for the ligand based drug design. So all these software are available, and some are paid and some are or the free or download. You can choose anybody
anywhere from the site. So these all are the about the drug designing. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, sir. Thanks a lot, Dr. Varshne. It was a lovely talk on the basics, as you have touched the basic concepts of drug design. And being a medicinal chemist or pharmaceutical chemistry students, all as this topic is very much potential these days, and Yes. it's a hot selling topic, I should say. So, thank you so much, Dr. Munindra Mohan Varshne, for your lovely talk. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much.